सभापति महोदय, आज मैं राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इसको लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल ही लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को अपनी मोहर लगा दी है और आज उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतया भारतीय है। मान्यवर, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया हमारे कंकरन लिस्ट में है, परंतु कई सालों से आईपीसी 163 साल से, सीआरपीसी 125 साल से और एविडेंस एक्ट 150 साल से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे वही एक्ट को आज हम उसी एक्ट से आज हम गवर्न हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर समाप्त कर भारत की आत्मा को प्रस्थापित करने की शुरुआत की। मान्यवर, 2019 से हम इस पर अगस्त 2019 से इस पर विचार विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे और मुझे आनंद है मान्यवर कि आज मैं इस महान सदन के सामने इसका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले गए, उसके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। उसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो नहीं दिखाई पड़ती थी। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी ये इंगित हो जाता है, मानववध या किसी मां बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा क्या गुनाह हो सकता है। परंतु मान्यवर, पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इसकी प्रायोरिटी ऊपर थी, मानव हत्या की प्रायोरिटी और बहन बेटी के साथ अत्याचार की प्रायोरिटी बहुत नीचे थी। क्योंकि अंग्रेज शासन का ये उद्देश्य ही नहीं था, उसका उद्देश्य दंड देने का था। जो शासन के खिलाफ काम करते थे उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसको न्याय देने का नहीं था। आज मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है, न्याय का विचार। हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म, न्याय शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित कर एक संपूर्ण कल्पना न्याय की करी है। और ये नए कानूनों को मेरा सभी सदस्यों को अनुरोध है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को
बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है, इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। भारतीय न्याय संहिता के खंड 2 में डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अंदर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूं समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन है उसमें वो सबसे उदार चरित कल्पना है। वो उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी व्याख्याओं को हमारे यहाँ 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। और आज मुझे लगता है जब ये एक्ट बनाने के लिए विचार विमर्श होता था, ढेर सारे लोगों से मैंने विचार विमर्श किया था। उस वक्त लैटिन कंसेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन कंसेप्ट को भी देखा है, आयरिश कंसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है मान्यवर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय हमारे पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित और सबसे महान, ये कल्पना के आधार पर हमने यहाँ पर इसको लिया है। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया इतना नहीं है, हमने इसको, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं मान्यवर, जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होगा तो वो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा मान्यवर। 0 एफआईआर, ई एफआईआर और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है मान्यवर। कई लोग बाहर सवाल करते हैं, यहां तो बैठे नहीं है, यहां बैठकर पूछते तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूं और मानता हूं कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता है। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, स्व को जागरूक करने का काम किया है और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है मान्यवर। लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क की एक टर्म्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तापित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद
तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवरों, क्या होगा इस कानून से? मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित होगी। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। मान्यवर, ये पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, तो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से? आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे, तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या होगा इस कानून से? संगठित अपराध, इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य के गैंग बन गए, संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, वो तो उसका हाथ था मान्यवर, दिमाग कहीं और बैठा होता था। इसको 120B की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाते थे। अब संगठित अपराध के लिए हमने
एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हमें इस कानून के अंदर, जो कहते हैं क्या होगा, जल्दी न्याय मिलेगा। गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में। जो कहते हैं क्या हुआ है, कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर उधर आ जाता है, गलती से आता है, इसकी अपील का निर्णय कौन करता है मान्यवर? अपील जिसने प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो ही करता है। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से अलग रहकर ये अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको मालूम पड़ेगा। और अंत में जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश एक कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर मान्यवर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय न्याय संहिता ने भी सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शन, 39 नए सबसेक्शन जोड़े हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है। मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ हम करते हैं। मान्यवर, 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा के बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने 170 धाराएं अब होगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराओं को निरस्त किया है। मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सारे लोग बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 से इस कानून को बनाने की हमने शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है। मैं बाद में इस पर आता हूं, मगर आज जो कह रहे हैं कि क्यों ला रहे हो, मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं, ये वो है नहीं, मगर मुझे भरोसा है वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं मान्यवर, इसलिए वो नहीं है तो भी जवाब देता हूं। आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है और संकल्प सिद्ध करती है। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मान्यवर, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे और आज 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर
हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई। और आज आतंकवाद को डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने और ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था इस देश की मातृशक्ति को, इस देश के नीति निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। 33% आरक्षण विधान मंडलों में और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हमने कहा था मान्यवर, न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। ये मैं जो पढ़ रहा हूं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था मान्यवर, और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन के आशीर्वाद मान्यवर। इसमें व्यास, अत्रि, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वत्सायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि, अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है उसको कंसेप्चुअलाइज कर आज के जमाने के अनुरूप उसको बनाकर इस कानूनों में स्थान दिया गया है। और ढेर सारी रुचाओं को, इसकी आत्मा को पकड़कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है मान्यवर। कोई बारीकी से देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये किस प्रकार से बदला है और आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। जो 8000 साल पहले नारद ने बात कही, मैं आज बताता हूँ मान्यवर, जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तब मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है वो कभी काल बाह्य नहीं हो सकता है, वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी। और आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से एक कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं मान्यवर। ये जो एक कानून आज तक चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, ज्यूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी सरकार, लंदन गजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था मान्यवर। ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया। कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है मान्यवर। संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन के सामने मान्यवर, हमने ढेर सारा परामर्श किया है। 2019 में सितंबर से इसकी हमने प्रक्रिया चालू की। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को मैंने पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्टों के और सर्वोच्च अदालत के उनको पत्र लिखा। बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। 21 में मैंने सभी दोनों सदन के माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा। BPRND ने 2020 में देश के सभी IPS अफसरों को पत्र लिखा। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है इसको लेकर मान्य और मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद,
और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। मान्यवर, इसके बाद ये जब कानून बना तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानून दोनों को पढ़ा है। मान्यवर, इसके बाद हमने गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। इसी सदन से सम्मानीय सदस्य हमारे पूर्व डीजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 19 से काम चल रहा है। मान्यवर, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना, कब होगा कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस। अब 0 एफआईआर और ई एफआईआर हो पाएगी और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं। हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वाहन, सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसमें से मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं मान्यवर, 82% काम बिल पारित होने के पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी 18% है वो भी 1 साल में हम समाप्त। जो लोग कहते हैं कब आएगा भाई, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो साइमल्टेनियस काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है, नतीजे लाती है। मान्यवर, ये पूछते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा मैंने बताया, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके पूरी अवधारणा को डिटेल कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को भी हमने फिक्स किया है। ढेर सारे हैबियस, मान्यवर आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारे हैबियस की अर्जियां
आती है हाई कोर्ट के सामने, हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई है, हमारे व्यक्ति को वापस लाई है, गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई रजिस्टर और कागजी रजिस्टर रखना पड़ेगा, कितने लोग हिरासत में है वो प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिससे किसी को हेबियस की अर्जी करनी ही न पड़े। हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान्यवर 3 वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता करे हैं, जिससे इनके साथ इनकी उम्र का और महिलाओं का सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार ही इनकी पूछताछ की जाए। मान्यवर विक्टिम को आज तक एफआईआर की निःशुल्क कॉपी की व्यवस्था नहीं थी, हमने कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में कहा जाएगा। पीड़ितों को पुलिस की रिपोर्ट, एफआईआर और गवाह के बयान ऑनलाइन कंपलसरी भेजने का प्रोविजन किया है और जांच और मुकदमे के विविध चरणों को भी ऑनलाइन पीड़ित को बताना। और एक कानून मान्यवर विक्टिम सेंट्रिक कानून बना है। पहले के कानून में जो अपराध करता है उसको दंड देने का उद्देश्य था। इस कानून का उद्देश्य जो विक्टिम है उसको न्याय देने का, उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को पुनः प्रस्तावित करने का। ये बहुत मूलभूत अंतर इस कानून के हैं। इसके अंदर उसको पार्टिसिपेशन का अधिकार रखा है। मान्यवर पहले आप जानते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आर्ग्यू कर सकता था, अब विक्टिम का वकील भी आर्ग्यू कर पाएगा। इंफॉर्मेशन का अधिकार भी हमने दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी दिया है, वो भी क्रिमिनल कोर्ट ही तय करेगी, सिविल दावा नहीं होगा। 0 एफआईआर से देश भर में कहीं पर भी कोई दबंगों के डर से वो थाने में अगर कोई मिली भगत वाला अधिकारी बैठा है, एफआईआर नहीं लेता है, तो ऑनलाइन एफआईआर देश भर में कहीं से भी वो कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 321 में एक कमी थी, विक्टिम की बात सुनने की अनुमति नहीं थी, अब उसको सुना जाएगा। एक प्रति निःशुल्क दे दी जाएगी और जब किसी के यहाँ भी जब्ती होगी तो कंपलसरी इसकी वीडियोग्राफी की गई है, जिससे पुलिस कोई चीज बाहर रख, पंचों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी होगी जो सर्टिफाइड होगी, जिससे कोई किसी के घर पर कोई चीज रखकर परेशान किसी भी नागरिक को होना न पड़े। मान्यवर ढेर सारे छिद्र जो थे जो उसको बंद करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जो बिल लेकर आया हूँ। मान्यवर बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं ज़्यादा विषय पर बात करना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं कुछ चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। मान्यवर हमने, जैसा मैंने पहले कहा, मानवीय अधिकारों को हमने, हमारे संविधान ने व्यक्ति का स्वातंत्र्य, सुरक्षा और उसके ह्यूमन राइट को प्रायोरिटी दी है। इसी के आधार पर हमने करा है। बलात्कार पहले 375 और 76 में था, अब शुरू में डेफिनेशन वगैरह की बातें आती है। धारा 60 से आपराधिक अपराधों का वर्णन होता है। 63 नंबर बलात्कार को दिया गया है, सबसे पहला स्थान महिला के साथ अपराध। गैंग रेप को हमने धारा 70 में डाला है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी इसी के आसपास डाला है। मर्डर जो पहले 303 था, महिला और बच्चों के साथ अपराध के बाद सीधा मानव वध को लेकर 101 नंबर की धारा 300 की जगह अब होगी। किडनैपिंग की धारा को भी आगे बढ़ाया है और हमने व्यक्ति का और विशेषकर महिला और बच्चों का गौरव प्रस्थापित करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा। मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं। जब जब वो सत्ता पर आते थे 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौज से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 है तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त कर दो। मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए मान्यवर
शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, बोलिए। बदनिक्सी का प्रावधान है, जिसको जानना चाहिए वो कोर्ट में जाएगा, मगर आपराधिक न्याय प्रणाली आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनंद है मान्यवर, आज वो धारा यहां से समाप्त हो रही है। मान्यवर, इसके साथ ये कहते हैं कि आपने अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए। मैं सभी सदस्यों को विनंती करता हूं कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा मान्यवर। पहले आईपीसी की धारा 324A में जो शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत, अब बीएनएस में धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ जो करेगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। बड़ा स्पष्ट कर, सरकार की जगह भारत शब्द प्रयोग लाए। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है मान्यवर। भारत के खिलाफ जो करेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ ये धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में उद्देश्य और प्रयोजन की बात नहीं थी, आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात कर हमने एक और उसको बचने का मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनेशन थी उसमें घृणा और अवमानना था, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोल सकते। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, घृणा और अवमानना हटाकर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए है। मगर मुझे मालूम है मैं उनको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहिए। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। अब मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बने हैं। इसका फाइन ट्यूनिंग इसके साथ लिया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में 18 साल के बाद वो कम आयु की महिला डाल दिया है, जो पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंग रेप को भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा की है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा की है। और धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के व्यक्तियों को लिए भी कठोर दंड का हमने प्रावधान किया गया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम करे हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाना का भी काम किया है, और सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया है 113(1) में हमने टेररिज्म की डेफिनेशन दी है, आतंकवाद की व्याख्या। कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि देश का संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रहा है, तो मेरे मन में भला क्यों भय जागे? मेरी तो सुरक्षा होगी अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है तो। भय किसके मन में जागेगा मान्यवर? किसके मन में जागेगा भाई? कराने वालों के मन में जागेगा। मगर मैं आश्वस्त करता हूं मान्यवर देश की जनता को, इसका दुरुपयोग होने की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरा सोच विचार करके इसको लेके आए हैं। हमने जो व्याख्या करी, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, उसको आतंकवादी माना जाएगा।
अब एक कैटेगरी में तो मैं मानता हूं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये कैटेगरी में पढ़ते हैं, आप इसमें आते हैं, तो निश्चित मानकर चलना, कठोर से कठोर दंड के आप भागी। मान्यवर, हमने बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीले गैसों और न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग के लिए बनाने का, बेचने का या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहे। बस हो गया। अब इसमें क्या ऐसी गतिविधि है जिससे दुरुपयोग हो पाए? जहरीले गैसों को जनता के बीच में क्या प्रयोग करना चाहिए मान्यवर? बम विस्फोट करने चाहिए? डायनेमाइट से बिल्डिंगें उड़ानी चाहिए? मान्यवर, ये आतंकवाद के प्रति 70,000 लोगों से ज्यादा लोग जो बलि चढ़ गए, कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब 70% उसमें कमी आई है और ये डेफिनेशन सभी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं मानता हूं इसकी गति और तेज होगी और देश पूर्णतः आतंकवाद से मुक्त होगा। इसमें कोई कहीं पर भी किसी को भी अन्याय होने की बात नहीं। मान्यवर, इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की। पहले संगठित अपराध में जो ब्रेन होता था वो कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वो धारा 120 से नहीं, सीधा इसमें अपराधी बनेगा। आर्थिक अपराध की व्याख्या को भी बहुत अच्छे से हमने स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जितने भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, वो सारे जजमेंटों का स्टडी कर हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है। गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फ़ोन करता है, 108 में फ़ोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को अनिवार्य सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगह पे स्नैचिंग देखते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे चेन हो, इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में 3 साल की सजा प्लस जुर्माना का स्नैचिंग के लिए नया प्रावधान किया है, जिससे किसी को इसमें से लूपहोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे। गंभीर चोट के अपराध को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है मान्यवर। एक तो किसी ने किसी को मारा, थोड़ा इंजरी हुआ, ड्रेसिंग बेसिंग कराकर घर हो गए, एक प्रकार का, और आपने किसी को मारा, इससे वो ब्रेन डेड हो गया या परमानेंट अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बर्बाद हो गया। मान्यवर, हमने मॉब लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे कम मॉब लिंचिंग आज़ादी के बाद कभी हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल। फिर भी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया। माननीय, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल्स है तो देरी है। हमारा मूल दर्शन बताता है न्याय के लिए, समय पर जो न्याय मिलता है वो ही न्याय है, और उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। आप तो अधिवक्ता हो मान्यवर, कुछ चीजें आपको भी पसंद नहीं आएगी, परंतु ये जरूरी था, क्योंकि सालों सालों तक किसी को न्याय न मिले। तो हमने किया है, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लीकेशन करने के बाद 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा, ये हमने
3 से 7 साल के जो गंभीर मामले हैं, इसमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी 7 दिन में जांच करने के बाद उसको आपको एफआईआर में 7 दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल केस की डेली डायरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। वो आप पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेड़खानी न कर पाएगा। जांच का रिपोर्ट जो भेजना है, उसमें पहले था भेजना है, समय मर्यादा नहीं थी। अब हमने कहा है कि जांच का रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी का रिपोर्ट तुरंत ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। उस पर आप बैठ नहीं सकते हो, पीछे से कुछ डाल नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चिकित्सा जांच, पहले उसका कोई समय निर्धारित नहीं था, अब हमने समय निर्धारित कर दिया है कि 7 दिन के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने चिकित्सा जांच का रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। अब चार्जशीट, पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करना, ज्यादा से ज्यादा 60, 90 और 90 दिन तक आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, 180 दिन में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, जो कोर्ट संज्ञान लेकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया से मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 14 दिन निश्चित कर दिए। मैजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 60 दिन निश्चित कर दिए। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के लिए अर्जी का एप्लीकेशन कोई कमिटल से 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। बाद में पहले 35 आरोपी एक के बाद एक करते थे और 10 साल तक केस चलते रहते थे। प्ली बार्गेनिंग, आरोप तय करने से 30 दिन के अंदर ही प्ली बार्गेनिंग की अर्जी करते हो, जजमेंट के वक्त नहीं कर सकते हो आप मान्यवर। फिर ट्रायल की प्रक्रिया में दस्तावेजों की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रोविजन हमने किया है, ट्रायल इन एब्सेंसिया। मान्यवर, इस देश में ढेर सारे लोग बम धमाके कर कहीं ना कहीं दुनिया में छुप कर बैठे, उनको हम सजा नहीं करा पाते। सजा कराने से क्या होगा, ऐसा भी एक विकृत तर्क ऑपोजिशन के दर तो बैठे बाहर सजा होते ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको यहां भेजने की बाध्यता आती है। इतनी समझ नहीं है। और मैं अलग दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति हूं। अगर मुंबई धमाके में 300 लोगों को मारकर कोई कहीं जाकर छुप कर बैठा है, जब भारत की कोर्ट उसको फांसी की सजा इसके एब्सेंस में सुनाती है, तो आगे करने वालों के जहन में भय का निर्माण होता है। जो आगे हजारों करोड़ों रुपया देश का लूट कर जो विदेश में बैठ गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगी, सजा भी हो पाएगी। और अगर इसके सामने आपको अपील करनी है तो यहां आइए, सरेंडर करिए भारत के न्याय के सामने और फिर अपील करिए। मैं मानता हूं ये बड़ा युग परिवर्तनकारी फैसला हमने किया है। हमने कोर्ट में पेश होने के लिए कई सालों तक नहीं होते हैं, हमने 30 दिन में एडवर्टाइज अखबार में दे देनी है, बाद में कोई नोटिस उसको भेजने की जरूरत नहीं, वो नहीं आएगा तो कोर्ट का केस चालू हो जाएगा। जमानत के लिए भी हमने बड़ा लिबरल लिया है। पहली बार अपराध करने वालों में सजा 1/3 अगर उसके भुगत ली है, 7 साल के नीचे के केसों की बात कर रहा हूं, तो जमानत मिल जाएगी। और सभी मामलों में आधी सजा हो गई है, अगर दूसरी बार भी अपराध किया है तो उसको जमानत मिल जाएगी। जजमेंट और सजा ये 45 दिन के अंदर न्यायमूर्ति महोदय ने पूर्ण कर देना है। इसको आप लिंगरिंग नहीं रख सकते महीनों तक। सुनवाई समाप्त होने के बाद, जजमेंट रिजर्व करने के बाद 45 दिन में कंपलसरी जजमेंट देना पड़ेगा। और जजमेंट देने के बाद, दोषी घोषित करने के बाद 7 दिन में सजा देनी पड़ेगी। दया याचिका के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज होने के 30 दिन में दया याचिका आप कर सकते हो।
दया याचिका कोई एनजीओ नहीं कर पाएगा। जिसने गुनाह किया है उसको पछतावा जाहिर कर कर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने दया मांगनी पड़ेगी, तभी दया याचिका मानी जाएगी। ढेर सारी अर्जियां ऐसी आती हैं जो जिन्होंने गुनाह किया है वो कहते हैं हम तो भारत के संविधान को नहीं मानते, और कोई जाकर उनकी ओर से दया की याचिका करते। अरे भाई, भारत के संविधान को नहीं मानते हो तो दया याचिका आपको अप्लाई ही नहीं होती है, फिर तो चढ़िए फांसी पर। जिसके अंदर पछतावा नहीं है इसको दया याचिका का अधिकार नहीं है। मान्यवर, इसके लिए भी हमने समय मर्यादा भी निर्धारित की है। महिलाओं के प्रति जो अपराध है इसके लिए EFIR से मैं मानता हूं ढेर सारी माताओं बहनों जो शर्म के मारे पुलिस थाने में नहीं जाती है, वो अपने घर से या किसी के भी मोबाइल से इसका अप्रोच कर सकते हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। उनके जवाब लेने के लिए, उनको उपस्थित होने के लिए भी महिलाओं की गरिमा का सम्मान इसमें लिया गया है। मान्यवर, हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ये तीनों चरण में टेक्नोलॉजी को हमने कंपलसरी भी किया है और कानूनी जामा भी पहना है। इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित होगी, सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और अपराधी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इसमें बहुत प्रयास किया गया। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने का काम हमने कानून के माध्यम से अब, और इसके लिए बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, कुछ तो अच्छे मन से भी उठा रहे हैं, तैयारी नहीं होगी तो क्या होगा। इसके अंदर हमने प्रोविजन लिया है कि राज्य सरकार किसी एक पुलिस स्टेशन को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी SP के सारे थानों को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी रेंज के सारे थानों को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी जिले को कर सकती है, किसी शहर को कर सकती है, और अंततोगत्वा सब हो जाए तब राज्यों को करेगी। तो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन का काम समाप्त होता जाएगा, नोटिफिकेशन निकलते जाएंगे और इसका अमल शुरू हो जाएगा। माननीय, और मैं आशा करता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले चंडीगढ़ UT को हम इस कानून के हिसाब से संपूर्ण डिजिटाइज करने का काम। मान्यवर, सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस रजिस्टर होगा, फोन नंबर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा, और SMS भेजने के बाद SMS खुला है या नहीं खुला है वो भी रजिस्ट्री में ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को भी हमने निर्माण कर लिया है, तो किसी को भागने की किसी नौबत आएगी। मान्यवर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अविलंब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने को रिकॉर्डिंग करनी है, वो रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखना पड़ेगा, रिपोर्ट बाद में देंगे। और पुलिस जांच के दौरान किसी भी बयान जो रिकॉर्ड किया गया है उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने E-फॉर्म के अंदर रख देना पड़ेगा। मान्यवर, एक हमने करा है कि 7 साल से ज्यादा सजा है, 7 साल या इससे ज्यादा, वो सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी कर रहे हैं। इसके लिए ढेर सारा मैन पावर चाहिए। कल लोकसभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया, बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है। 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांच बन गई है, और अगले साल से हर साल 35,000 फॉरेंसिक साइंटिफिक ऑफिसर हर साल वहां से ग्रेजुएट होते, और मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब के जाले बुने हैं। और मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो लोग निर्दोष छूट गए उसमें से 32% लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहां कोर्ट ने कहा है
कि प्राइमा फेसी केस इज देयर, परंतु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। एफएसएल आने से उन लोगों का खराब समय शुरू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई इसमें से बचकर मान्यवर नहीं। मान्यवर, फॉरेंसिक को एक कंसेप्ट के रूप में हमने स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, ये जो ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई पुलिस थाना, ई गृह विभाग, ई जेल और ई फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। और इस लक्ष्य को हमने करने के लिए सभी मोर्चे पर हमारी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए भी ढेर सारे, मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता, ढेर सारे प्रावधान हैं। एक समरी ट्रायल को 2 वर्ष तक के केस में समरी ट्रायल थी, अब 3 वर्ष तक कर हमने 40% केसों को ट्रायल के बाहर निकाल दिया है। समरी ट्रायल से इसमें निर्णय होगा, तो जुडिशरी का बोझ हमने बहुत बड़ा कर्टेल करने का काम किया है। और सिविल सर्वेंट के विरुद्ध जब कोई भी केस होता था सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए, मगर मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी थी, तो कभी देते ही नहीं थे। अब हमने तय कर लिया 120 दिन के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको परमिशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा। मान्यवर, जमानत और बॉन्ड, इतना बड़ा देश जमानत और बॉन्ड की व्याख्या के बगैर अब तक चला, वर्बल प्रैक्टिस से चला। पहली बार हम जमानत और बॉन्ड दोनों को कानून के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। अंडर ट्रायल कैदियों के लिए भी, जैसा मैंने आगे कहा, 1/3 कारावास काट चुके हुए कैदी पहली बार के गुनहगार, और कितना भी गुनाह किए 50% कारावास होगा तो उसको जामीन दे दी जाएगी। एक नई एविडेंस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रूल्स में होगी और सभी राज्यों के लिए वो कंपलसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट से स्पिरिट लेकर एक विक्टिम प्रोटेक्शन का लीग प्रूफ स्कीम हमने बनाया है, जो सबके सामने दी जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की भी इसके अंदर प्रोविजन डाला है। अगर गुनाह से कोई संपत्ति अर्जित किया है तो अब तक संपत्ति कुर्क करने का कोई प्रोविजन नहीं था। सजा होने के बाद पुलिस एक अलग से अर्जी देगी कि इस गुनाह से इतनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, उसको संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था में हम दे देंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी संपत्ति कुर्क करने की पद्धति को सरल बनाया गया है। तर्क संगत सजा की माफी किया गया है। आजीवन कारावास है तो 1 साल के अंदर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। हमने मृत्यु की सजा है तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मृत्यु की सजा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक जाएगी। आजीवन कारावास है वो 7 साल तक सजा भोगेंगे तभी छोड़ पाओगे, और 7 साल या उससे अधिक कारावास कम से कम 3 साल जेल में रहने के बाद ही छोड़े जाओगे। जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का सांठगांठ होता है तब कितना भी 20 साल के बाद सजा होती है और 3 महीने में हार पहनकर स्वागत कराते कराते अपराधी बाहर आते हैं, ये अब संभव नहीं होगा मान्यवर। इसको हमने किया है। संपत्तियों का नुकसान, ये सारे संसद सदस्य मेरी तरह नीचे से ही आएंगे। आप कई बार थानों में गए होंगे, ढेर सारी साइकिलें देखी होगी, ऑटो देखी होगी, टेम्पो देखे होंगे, कोई दारू करने वाला, और पूरा परेड का ग्राउंड थाना का ये संपत्तियों से हो जाता। अब इसको संभालना नहीं है। 30 दिन में वीडियोग्राफी कर कर उसकी हराजी कर देनी है और पैसा कोर्ट में जमा करना है, निपटान होने के बाद। मान्यवर, एक आदमी आज एसपी है एक एसपी है, इसने अपने पहले पोस्टिंग में किसी की चार्जशीट साइन की है। कई सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें एसपी का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। वो जब उसकी सुनवाई आती है तब डीजीपी बन जाते हैं और उसको बुलाते हैं, ना उनको कुछ याद होता है ना कुछ मालूम है। इतने 25-30 साल के बाद की बात हमने कह दिया कि जो एसपी होगा उसके किए हुए नोटिंग के आधार पर अभी जो एसपी होगा वो ही गवाही देगा डीजीपी को। अगर कोर्ट कोई मामले में उनके
उसकी सीधी पूछताछ या बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहती है तो ही उसको समन कर सकती है, मगर वो कोर्ट को निर्णय करना है और किसी को मान्यवर नहीं दिया है। हमने ऑनलाइन सिर्फ पहले उपस्थिति दर्ज कराते थे 15 दिन में जेल में से, अब पूरी ट्रायल ऑनलाइन हो सकते। आप चेन्नई हो तो भी गवाह अहमदाबाद की कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है, इसकी क्रॉस भी हो सकती है, सभी कुछ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। फॉरेंसिक साइंस के लोगों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, और मान्यवर आपको आनंद होगा, अधिवक्ताओं को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई आसाम का केस ले भी सकता है और चला भी सकता है। मान्यवर ढेर सारे प्रोविजन करे हैं छोटे मोटे अपराधों के लिए। कम्युनिटी सर्विस, जेलों का बर्डन भी घटेगा, और मानवीय बात है, पहली बार अपराध हो गया है, छोटा मोटा अपराध है, जेल में डालकर अन्य अपराधियों की संगत में उसको न रखे। पहली बार भारतीय न्याय प्रणालिका में कम्युनिटी सर्विस के कंसेप्ट को न्यायिक जामा पहनाने का काम ये बिल कर रहा है। मान्यवर उसको बड़ा आनंद है। मान्यवर इसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव करे हैं मान्यवर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करा है जो युग परिवर्तनकारी है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की है, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, इसकी डिटेल व्याख्या की है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशन, इसको कानूनी मान्यता दी गई है। सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ऐड किया गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की हमने अनुमति दी है। कागजी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, अब पेन ड्राइव 50,000 पेज का चार्जशीट नहीं आएगा, एक पेन ड्राइव आपके पास आएगा जो आपके वकील के कंप्यूटर में डालकर देखना है। तो इस प्रकार की भी हमने करी है। साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मूल अभिलेख मैचिंग हैसमान देने पर भी हमने व्यवस्था करी है, और पूरी ट्रायल को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सके, इसको भी कानूनी जाती है। इसमें हमने न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है। किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे इसको पर्सनल बुलाने की जरूरत है, तो उनके पास ये अधिकार है, और मैं मानता हूँ ये अधिकार न्याय के हित में जरूरी है। तो उतने केस के अंदर हमने न्यायाधीशों को अधिकार दिया है मान्यवर। और दस्तावेजों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जुड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी, थाने में जाती है एफएसएल की रिपोर्ट, मिली भगत से सालों तक कोर्ट में थाने से नहीं पहुंचती है, अब कंपलसरी कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट थाने में भेजोगे, कॉपी एक रजिस्ट्रार को कोर्ट के भेजोगे तो उसी दिन कोर्ट में चली जाएगी, तो थानेदार भी समझ जाएगा वहाँ पहुंची गई तो वो भी रख देगा मान्यवर। और इस प्रकार के ढेर सारे छोटे लगभग कई बदलाव कर हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है, और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कानून कोई परिपूर्ण कभी बन ही नहीं सकता, समय बदलता है, जरूरियातें भी बदलती है, मगर हमने कम से कम, मैं इतना कह सकता हूँ मान्यवर, 100 साल की टेक्निक के अंदर जो बदलाव हुए, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर, ढेर सारे इसके एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इसको विजुलाइज करने का प्रयास किया है। वो टेक्निक तो आज है ही नहीं, तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जो शब्द के प्रयोग किए हैं वो टेक्निक के लिए ओपन है और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। तो हमने बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है, और ये सारी चीज़ों में इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन और इसकी गुप्तता पर भी बहुत बड़ा ध्यान देकर एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का प्रयास किया है मान्यवर। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये कानून इतने सालों के बाद, आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है, और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर भारत की मिट्टी की सुगंध भी है, भारत का संस्कार भी है, और भारतीय दर्शन भी है। ये विश्व में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का देने वाला कानून बनने वाला है। ये त्वरित न्याय के हमारे
मूल भारतीय न्याय के दर्शन को जमीन पर उतारने वाला कानून बनने वाला है और ये कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है। मान्यवर, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ऐतिहासिक बिल में आप भी आशीर्वाद देकर इसका हिस्सा बहुत बहुत